बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह जी बेटा। ईमान मुनव्वर, अस्सलाम वालेकुम पुत्री, क्या हाल है काके? अस्सलाम वालेकुम सर ठीक बिल्कुल। नाश्ता वास्ता कर लिया? क्यूएडी भी नहीं ठीक सर, है? नाश्ता नहीं किया? नहीं साथ साथ चाय पीती जा, बिस्किट तो बोलो हो गए। ओके मेरे बच्चों जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को मैं कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करूंगा। लासानी लिमिटेड, and this is in fact the question which will cover almost all the related workings जो कि आपके लेवल पे एग्जामिनर पूछ सकता है, ऑलमोस्ट। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और फिर उसकी डिटेल्स मैं आराम आराम से आपके साथ शेयर करूंगा। और जो कॉन्सेप्ट है जिस लेवल पे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, उस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस क्वेश्चन में लासानी लिमिटेड leased an asset from Khan Limited. Means Lasani is the lessee and Khan is the lessor. ये पहले डिफाइन होगी चीज। फिर वो ये कह रहा है कि जी कॉस्ट उसको खान को करती थी वो 500,000 की, लेकिन वो मार्कअप उसमें 25% ऐड करता। और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो खान ने पे की वो 1 लाख रुपया पे की। और डिसमेंटलिंग ऑब्वियसली जो इसको एक्वायर करेगा वो डिसमेंटल करेगा, तो ऑब्वियस है कि डिसमेंटलिंग जो है वो लेसी कर रहा होगा, 1 लाख रुपया वो पे करेगा। Lasani Limited, who is the lessee, reimbursed 60% of the IDC to the lessor. तो what does it mean? इस बात के करने से हमें ये समझ आती है बात कि IDC ऑफ लेसोर 1 लाख नहीं है बल्कि 40,000 है, क्योंकि उसको तो 60,000 वापस मिल गए। और IDC ऑफ लेसी 60,000 है, उसमें इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लेसी ने 60,000 पे किए हैं, लिहाजा लेसी की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 60,000 हुई और लेसोर की जो है 40,000। फेयर वैल्यू इज द सम ऑफ कॉस्ट एंड मार्कअप। ये बात भी बहुत अहम होती है, उसने डिफाइन कर दी। अदरवाइज फेयर वैल्यू कॉस्ट को कहा जाता है। ठीक है, उसने डिफाइन कर दिया कि जो मार्कअप है वो ऐड करके हम फेयर वैल्यू कह रहे हैं। तो हमारी जो फेयर वैल्यू है 625 बनेगी। ठीक है, दूसरे लफ्जों में आप यहां पर मार्कअप जब कर रहे हैं 5 लाख का 25%, दैट इज 1,25,000 आप ऐड कर रहे हैं, मिलकर 6,25,000 बन रही है इसकी फेयर वैल्यू। ये प्रैक्टिकली ऐसा, प्रैक्टिकली तो कॉस्ट होगी, लेकिन इस सवाल में एक बात कह दी है, बिल्कुल आपने सही कहा, प्रैक्टिकली जो उसकी कॉस्ट है उसी के बराबर वो लेकर आएगा। तो ये उसने एक इंटरनल डिपार्टमेंट सपोजली बनाया होगा। यूं समझ लो कि एक लीजिंग कंपनी है, वो खरीदती है इस एसेट को 5 लाख का और
अपने एक डिपार्टमेंट में रख लेती है, उस डिपार्टमेंट से फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजती है जिसने लीज करना होता है आगे, उसको ये मार्कअप करके तो वो कहता है कि ये अब मेरी, मतलब पहले उसके अंदर एक प्रॉफिट मार्जिन उसने रख लिया होता है और उसके बाद उसके ऊपर वो इंटरेस्ट देता है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वो पॉइंट है जो कि कंफ्यूज करता है, लेकिन जब एग्जामिनर ने कह दिया कि फेयर वैल्यू ये है तो फिर हमें उसके पीछे कहानी जोड़ना पड़ेगा, वो जो मैंने आपसे कहा वो उस तरह की कहानी। तो फेयर वैल्यू उसकी 6,25,000। लासानी लिमिटेड एक्सपेक्ट्स द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट टू बी नील। बहुत अहम पॉइंट है कि लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिडुअल वैल्यू नील है, मींस लेसी जब डेप्रिशिएट कर रहा होगा राइट ऑफ यूज एसेट को तो 100% अमाउंट को डेप्रिशिएट कर देगा, जबकि उसने गारंटी किया हुआ है 20,000 खान को। अब ये जो उसने गारंटी किया है, ये असल में खान को उसने कहा है कि मैं तुम्हें आखिर में 20,000 रुपया भी दूंगा, 20,000 रुपया भी दूंगा आखिर में, मैं तुम्हें किसने दूंगा। जो देखे ना आपने सपोज ली एक लीज करवाया है, प्लांट एंड मशीनरी है, गाड़ी आपने लीज करवाई है, जो भी किस्त तय होती है वो आपने देनी है। मैं लेसोर हूं, मैं खान हूं, आपने मुझे देने, प्लस मैं कहता हूं कि जी आखिर में इसकी रेजिडुअल वैल्यू बचती 50,000, आप कहते हैं जी आखिर में आपकी रेजिडुअल वैल्यू का 20,000 मैं आपको देता हूं, 30,000 मैं कहता हूं जी मैं नहीं आपको दूंगा। वो 30,000 इसका मतलब है कि गाड़ी में आपको वापस कर दूंगा, गाड़ी मैं अपने पास नहीं रखूंगा, वापस कर दूंगा। अब गाड़ी बेचकर आप 30,000 जिसको मर्जी गाड़ी बेचें, गाड़ी का मैंने इस हद तक इस्तेमाल कर लिया हुआ है कि मैं समझता हूँ कि ठीक है यार इसकी रेजिडुअल वैल्यू का भी देके, गाड़ी मुझे नहीं चाहिए, रेजिडुअल वैल्यू भी मुझसे लो, फारग करो गाड़ी। बार्गेन परचेज ऑप्शन दूसरी बात है। बार्गेन परचेज ऑप्शन होती है, सपोज यही 20,000 में बार्गेन परचेज ऑप्शन के दे रहा होता है तो इसका मतलब है कि लेसोर को और कुछ नहीं मिलना, फिर गाड़ी वापस नहीं मिलनी, मैंने गाड़ी रख ली 20,000 देके, मैंने कहा बस फारग है अब आप, ठीक है। तो इस पॉइंट को जरा समझ लीजिए कि आपने जो लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से 50,000 उसकी गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, उसमें से आपने 20,000 को गारंटी किया है, जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू है 50,000 जो रेजिडुअल वैल्यू, उसमें से आपने 20,000 को गारंटी किया, 30,000 लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, ठीक बात। अब आपकी टोटल खान के पॉइंट ऑफ व्यू से 50,000 की रेजिडुअल वैल्यू, जिसमें से लेसी ने 20,000 को गारंटी किया। इसकी एक ट्रीटमेंट है जो कि मैं आपको बताऊंगा और आपको समझ में आएगी इंशाल्लाह। उसको इसलिए लग रहा है कि मैं जो किस्तें दे रहा हूँ उसमें बाद में मैं 20 भी दे दूं तो ठीक है, वो टोटल असल में लीज पेमेंट्स का हिस्सा 20,000, लेकिन वो कह रहा है आखिर में जाकर दूंगा। नहीं भी दे सकता, कह सकता नहीं मैं गारंटी नहीं करता, सारा का सारा आप जिससे मर्जी गारंटी करवाएं, ठीक है, आप जिसको मर्जी बेचें। तो लेसोर अपना असल में रिस्क जो है ऑफ रिस्क रिलेटेड टू द रेजिडुअल वैल्यू उसको कवर करवा रहा है एक बार्गेनिंग के जरिए से कि जी नहीं जी आप इतने दे दे, गाड़ी भी आप वापस दे रहे हैं और 20,000 मजीद आप कह रहे हैं फिर आखिर में दूंगा, ठीक है, ओके। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ लासानी IBR, लासानी का जो है इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ लासानी 10%, जबकि लेसोर का जो रेट होता है वो इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है IRI, वो 15% है। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ लासानी है 12%। अब ये स्टूडेंट को कंफ्यूज करती हैं चीजें, जहां तक तो IBR और
IRI का ताल्लुक है, ये स्टैंडर्ड के अंदर लिखे हुए हैं दोनों रेट्स। लेसी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब नॉन लीज कोई ट्रांजैक्शन हो रही होगी तो वहां पर इस्तेमाल होगा, और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन लीज से मुतल्लक हो रही है तो उस पर आप देखेंगे कि IBR लगना है या IRI लगना है। कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका अल्टीमेटली ताल्लुक इस लीज की क्लासिफिकेशन से आ जाता है। ये मैं आप में अभी फर्दर दोबारा एक मरतबा आपसे करूंगा, फिलहाल के लिए इतना कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ये उसका एक प्राइवेट इंटरेस्ट होता है, प्राइवेट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। उसने अदर देन लीज अगर कोई ट्रांजैक्शंस की होंगी तो वो वहां पर वो इंटरेस्ट लगेगा। जैसे सपोजली आप ये कह लीजिए कि उसका ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, कोई और फाइनेंसिंग अरेंजमेंट अगर उसका है, वो कहीं और से कर्जा लेता है तो उसको जो वो कर्जा कॉस्ट कर रहा है वो ये 12% पे कर्जा कॉस्ट कर रहा है। उसके अदर फाइनेंस, इसी तरह मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वो अलग से लिख सकता है। वो तमाम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होंगे उनका लीज से कोई ताल्लुक नहीं हो रहा होगा लीज की ट्रांजैक्शन के अंदर। मार्केट इंटरेस्ट रेट कह सकता है आपको, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह सकता है, सिंपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह सकता है, कॉस्ट ऑफ डेट कह सकता है। ये डिफरेंट परसेंटेजेस आपको 5-6 परसेंटेजेस दे सकता है। लेकिन आपका जो लीज से मुतल्लक जो IFRS 16 के अंदर जो रेट है वो IBR और IRI है, उनको यूज करना है अपने लीज की पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। लीज टर्म्स आपकी 5 साल है। अब इस पूरे क्वेश्चन में जो बहुत बड़ी मिसिंग है, यहाँ जो छुपी हुई चीज है वो इंस्टॉलमेंट्स है, लीज इंस्टॉलमेंट्स। जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है, अगर मैं यहाँ पे एक बड़ी सी बात लिखूं, मिसिंग इंफॉर्मेशन, वो है जी इंस्टॉलमेंट। वो तलाश करनी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है उसकी पहले जरूरत सुन लेंगे क्या है। आप उसके बगैर अमोर्टाइजेशन टेबल नहीं बना सकते। उस इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों मौजूद होते हैं, कैसे सेग्रीगेट करेंगे आपको पता ही नहीं चलता। क्यों जरूरी है, आप उसके बगैर मेच्योरिटी एनालिसिस नहीं कर सकते। आपने मेच्योरिटी एनालिसिस में भी वो इंस्टॉलमेंट्स लिखना होती है कि जी अगले 1 साल में कितनी ड्यू है और उसके अगले 1 साल के बाद से लेकर 5 साल में वो कितनी ड्यू है। तो आपको इंस्टॉलमेंट का मालूम होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली वर्किंग जो मैं इस वक्त आपके साथ करने जा रहा हूं वो उस इंस्टॉलमेंट की तलाश के लिए वर्किंग है। एक मरतबा वो मुझे मिल गई तो उसके बाद बातें आगे आसान हो जाएंगी। देखिएगा, उससे पहले कुछ बुनियादी फॉर्मूला टाइप वर्किंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये वो वर्किंग्स हैं जो इस क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बना देती है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी NIL, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले कुछ वर्किंग कर रहा हूं, इनको समझते जाइए। ये आपको इस सवाल में भी बहुत ज्यादा इनकी अहमियत नजर आएगी और अदरवाइज भी जब हम लेसोर की अकाउंटिंग करेंगे तो उसके अंदर तो बहरहाल इसकी अपनी एक अहमियत है। NIL, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, वो होती है फेयर वैल्यू प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द लेसोर। ऊपर मैंने लेसोर को पहले हाईलाइट कर दिया, इसलिए अगर लेसोर के नीचे मैं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लिख रहा हूं तो लेसोर की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक बात। तो ये वाली बात आपको फेयर वैल्यू एंड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आपकी नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज होती है।
दूसरी बात, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, ये अभी आप इसको ब्रैकेट करें, ये अल्टीमेट आपको मैं इस तरफ लेकर आऊंगा। दूसरी बात, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। पहली बात आपको जो मैंने की वो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज की बात की। दूसरी बात, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज के, यानी कि जो फेयर वैल्यू और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है वो असल में बराबर होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस। अब वो प्रेजेंट वैल्यू हमेशा IRI पे कैलकुलेट होगी, तो वो एट IRI, ये है वो इंपॉर्टेंट बात। क्योंकि जो रेट, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से क्यों मिलता है, जो रेट बात का ये रेट आपको तलाश करना पड़ता है, जो रेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GIL को NIL के बराबर लेकर आता है, वो रेट असल में इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इसीलिए IRR भी इसको कहते हैं, क्योंकि IRR होता है जो फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू के बराबर लेकर आता है, ठीक है। अच्छा जी, लिहाजा इसको मैं थोड़ा सा फर्दर ब्रेक करने जा रहा हूं। GIL मैंने ऊपर आपको क्या कहा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अब GIL है क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। क्योंकि GIL जो है वो क्या है, अगर आप GIL को सिर्फ लें तो ये मैंने GIL का फॉर्मूला यहां पे लिखा, GIL इज इक्वल टू लीज पेमेंट्स बाय द लेसी प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। जिस तरह NIL का फॉर्मूला ये बन गया हमारा कि फेयर वैल्यू प्लस IDC है, GIL का फॉर्मूला क्या, लीज पेमेंट्स। और लीज पेमेंट्स क्या है, लीज पेमेंट्स आर इक्वल टू कोई भी जो इंस्टॉलमेंट लेसी लेसोर को जो दे रहा है, डाउन पेमेंट है भले जो भी इंस्टॉलमेंट्स हैं, प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू या बार्गेन परचेज ऑप्शन। अगर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होगी तो बार्गेन परचेज ऑप्शन नहीं होगी, अगर बार्गेन परचेज ऑप्शन होगी तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू नहीं होगी। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जब मैंने आपको बार्गेन परचेज पे पैसे दे दिए तो अब किस चीज की गारंटी आप मुझसे ले रहे हैं रेजिडुअल वैल्यू की। मैं तो आपको कह चुका हूं कि मैं आपको ये परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, लेसोर को मैं कहूंगा ना बीइंग लेसी। हाँ, टर्मिनेशन पेनल्टी, मैंने अगर टर्मिनेट करना है, पेनल्टी उसकी है, तो वो टर्मिनेशन पेनल्टी भी लेसी से लेसो को जो जाएगी वो भी लीज पेमेंट का हिस्सा बनती है। ये बात भी क्लियर हो गई। अगर लेसी को पेनल्टी पड़ती, देखो बेटा बात सुने, ये लीज पेमेंट्स बाय द लेसी मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, बाय द लेसी, लीज पेमेंट्स जो लेसी ने देनी है। तो लेसी जो पेमेंट्स दे रहा होगा लेसोर को, ये वो वाली है, वो लीज पेमेंट्स कहलाती हैं, ठीक है। इसके अंदर लेसी की कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी शामिल नहीं होगी, ये भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो है लेसी लेसोर को नहीं दे रहा, वो तो कोई ब्रोकर को दे रहा है या कोई इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है या कोई और उस पे लीगल एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है। ये लेसी जो लेसोर को दे रहा है वो आपकी लीज पेमेंट कहलाती है, ठीक है। अब इसकी जब आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो NIL के बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सबको तोड़ूंगा, ब्रेक करूंगा, तो डाउन पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू प्लस GRP की प्रेजेंट वैल्यू प्लस BPO की प्रेजेंट वैल्यू प्लस टर्मिनेशन पेनल्टी की प्रेजेंट वैल्यू मिलकर NIL बनेगी ना।
अब बड़ा दिलचस्प यहाँ पर एक नुक्ता निकलने जा रहा है, उसको जरा तवज्जो रखनी है आपने, क्योंकि ये अदर वे राउंड कैलकुलेशन है। इस सवाल की खूबसूरती क्या है, सिर्फ इसके अंदर ये है, वो क्या है कि हमें NIL दी हुई है उसने 665, NIL दी हुई है 665, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट मालूम करनी है हमने। इस सवाल के अंदर अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू मैं NIL में से माइनस कर दूंगा, तो क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स तक पहुंच नहीं जाऊंगा? एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है ना ये। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला किस तरह से बन रहा है? वो एक जरूरत के तहत बन रहा है कि आप नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज में से मैथमेटिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड एंड अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करते हैं, तो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पे पहुंच जाएंगे। ये है वो काम जो कि मैंने वर्किंग स्टार करके रेफर किया यहां पर। इस बात को डाइजेस्ट करें तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है ईमान, उसामा और शाहजेब, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। जी वो लेसोर के ऊपर मैंने लेसोर को ब्रैकेट किया हुआ, पहले ही हाईलाइट किया हुआ, वो लेसोर का IDC है, वही तो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज है। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या है? डे 1 पे लेसोर की जो कॉस्ट है, डे 1 पे लेसोर की कॉस्ट, डे 1 पे लेसोर की कॉस्ट क्या है? जितने का लेसोर ने एसेट खरीदा हुआ है प्लस जितनी वो IDCs है, वो उसकी नेट इन्वेस्टमेंट है ना इन लीज। अब उसके बदले में लेता क्या है? वो लीज पेमेंट्स लेता है लेसी से, और गारंटी लेता है कि जनाब मुझे गारंटी करो, वो भी लेसी ने लेसर को देना है, या बिजनेस उसकी बार्गेन परचेज प्राइस उससे लेता है, आखिर में लेसी से लेसर ने देना है, या उसे पेनल्टीज के पैसे लेता है, वो भी लेसी ने लेसर को देना है। तो वो सारी की सारी मिलाकर वो कहता है कि जी ये मेरी अब जो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के लिए प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, क्योंकि वो उसको पता है कि ये लेसी ने गारंटी नहीं किया, तो जो अनगारंटी रह गया वो कहता है ये भी तो मेरा ही इसके अंदर है ना, तो अनगारंटी जो है वो भी इसमें शामिल कर देगा, तो आपको कहेगा कि ये मेरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज है। आप उस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज को प्रेजेंट वैल्यू करोगे ना जिस IRI पर, वो एग्जैक्टली फेयर वैल्यू के बराबर आना चाहिए, NIL के बराबर आना चाहिए, यानी कि फेयर वैल्यू प्लस IDC, कॉस्ट ऑफ द लेसोर जो है उसके बराबर आना चाहिए, डे 1 की कॉस्ट। इसको प्लीज डाइजेस्ट करें, फिर आगे मजा आएगा। मुझे जितनी मरतबा कहेंगे मैं रिपीट करूंगा। बहुत अहम वर्किंग है। देखो IRI इसको डिस्काउंट कर रहा है ना, IRI वो रेट ऑफ रिटर्न है या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सॉरी, जिस पे के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है। जैसे IRR का कॉन्सेप्ट है, IRR आपने KM में पढ़ा हुआ है ना, IRR क्या रेट था? वो इंटरेस्ट या इफेक्टिव रेट ही आप कह लें, वो इंटरेस्ट रेट जिस पर फ्यूचर कैश फ्लोज को जब आप डिस्काउंट बैक करते हैं तो जो प्रेजेंट वैल्यू आती है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाती है। तो ये इंटरनल रेट है ना उस प्रोजेक्ट का, या तो इस लीज का जो इंटरनल रेट है, जो लेसोर को पता है कि मैं क्या रेट लगाऊं। देखो ना, लेसोर कहता है कि मुझे ठीक है 2-2 लाख रुपया महीने का दे दो आप, भाई वो 2-2 लाख रुपए में इंटरनली उसको क्या रिटर्न मिल रहा है? वो वही होगा जिस पर उसको डिस्काउंट करें अगर उसकी कॉस्ट के बराबर आ जाए। एक चीज आपने 5 लाख की खरीदी है और मुझे आप कहें कि जी ठीक है आप हर साल 2-2 लाख रुपया दे दें 3 साल तक, तो 5 लाख के बदले में आपको 6 लाख रुपया मिल रहा है ना। उस 1 लाख रुपए का रेट ऑफ रिटर्न क्या है? वो IRI है। तो हम क्या करेंगे, 6 लाख को किस रेट पर डिस्काउंट करें कि वो 5 लाख बन जाए?
तो ये बाकायदा मालूम किया जाता है, ठीक है, कि इनके इन बिटवीन क्या है। या इंस्टॉलमेंट्स इस तरह से वर्कआउट की जाती हैं कि आपका आईआरआई जो है वो डिस्टर्ब ना हो, जैसा कि इस सवाल के अंदर वो वर्कआउट करके मैं आपको बताऊंगा। आपने आईआरआई पहले डिफाइन किया हुआ है और आपने कहा इंस्टॉलमेंट्स मेरी, अब आप बताओ कि क्या होनी चाहिए। ये वो काम है जो कि बैंकर्स करते हैं। वो कहते हैं जी आईआरआई जो है ना हमारा काइबोर प्लस 4% होना चाहिए। काइबोर सपोज 9% है, प्लस 4 आपका जो है वो 13% आपको आईआरआई मिलना चाहिए। अब कहते हैं कि जी आप डिटरमिन करें कि जी एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, आपकी किस्त कितनी बनेगी गाड़ी की। वो जो गाड़ी की किस्त आप बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे जो भी इस सवाल के अंदर काम होने लगा कि आप उसकी पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आपने वर्कआउट की, उससे क्या कैसे आप पहुंच गए, आपको टोटल रेजिडुअल वैल्यू का तो पता ना 50,000, और ये भी पता कि 5 साल के बाद की रेजिडुअल वैल्यू की आपने प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है। तो आपने उस 50,000, और ये भी आपको पता है कि उसका आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है 15% है, लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मालूम कर रहे हैं ना उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो 15% पे 50,000 की आप प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अमाउंट आपको दी हुई है, इंफॉर्मेशन सारी गिवन है। 50 जी बोले नहीं, फिलहाल तो आप ये देखेंगे मार्केट का रेट आप अभी साइड पे करें। वो कहेंगे कि जो लेसोर अपना रेट है वो लगा कर कहेगा ये मेरा प्रॉफिट है। अब वो देखेगा कि प्रॉफिट मेरा मार्केट से कम है कि ज्यादा है, वो बाद में कंपैरिजन बनाएगा। फिलहाल तो लीज के प्रोजेक्ट का देखेगा ना कि मेरा प्रॉफिट कितना है। वो जो प्रॉफिट है उसको वो इंटरेस्ट कहता है, फाइनेंस इनकम कहता है। ग्रे हाईलाइटेड अगर क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं बेटे, ठीक है। अच्छा जी, तो हम यहां तक पहुंचे कि लीज पेमेंट्स वो अमाउंट्स हैं जो कि लेसी ने लेसोर को देनी है, भले डाउन पेमेंट है, भले इंस्टॉलमेंट है, भले गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, भले मार्केट परचेस उसकी ऑप्शन है, या टर्मिनेशन पेनल्टी जो भी है उसको आपने टोटल कर लिया, लीज पेमेंट्स आपके पास आ गई। उन लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू मिलकर आपकी एनआईएल बनती है। तो लिहाजा हमारे इस सवाल में, आप पर्टिकुलर इस सवाल की बात कर रहा हूं, इस सवाल के अंदर ये वाली वर्किंग पे फोकस कीजिएगा प्लीज, जिसमें मैंने एरो हेड किया। इस सवाल में हमारे पास टर्मिनेशन पेनल्टी 0, बार्गेन परचेज 0, गारंटीड एंड अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू मौजूद है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स मौजूद होंगी डेफिनेटली, जो छुपी हुई है वो मालूम करनी। तो अब आप मैथमेटिकली इसको पकड़ लें। मैथमेटिकली पकड़ने के लिए इन दोनों प्लस को एनआईएल के पास लेके जाएंगे जब, तो माइनस हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये जो मैंने इस वक्त ब्रैकेट किया यहाँ पर, कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू एनआईएल माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड एंड अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड एंड अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू मैंने यहाँ आपको वर्कआउट कर दी। 50,000 का 1/1.15 रेज़्ड टू पावर 5, उसको मल्टीप्लाई करें 50,000 से, 24859 आ गया, ठीक है। तो वो जी 24859 को मैंने यहाँ पर 665 से माइनस किया, तो ये 640 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आ गई। अब इसके बाद बड़ी दिलचस्प मैथमेटिक्स होने जा रही है। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आ गई 640। अब मैथमेटिक्स देखिएगा, वो ये मैथमेटिक्स है, इस जगह पे देखें। अभी आप क्या कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, आप ये काम इस तरह से कर रहे हैं कि आपको एक दी हुई होती है एन्युटी,
प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एन्युटी दी होती है। एन्युटी पे आप PVIF लगाते हैं टेबल 4 में से निकाल के, तो आपके प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। ठीक है। अब अगर आपने एन्युटी मालूम करनी है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि आपकी एन्युटी बराबर होगी प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय PVIF। सिंपल मैथमेटिक्स है जो कि यहां पर अप्लाई हुआ है। हमने एन्युटी मालूम करनी है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी भी हमें मालूम है जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है। ये इंस्टॉलमेंट्स एन्युटी है ना। तो उस एन्युटी को आप PVIF ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आ जाती हैं। आप अगर इसको रिवर्स करते हैं तो आपके पास एन्युटी की अमाउंट आ जाती है, वो आती है आपके पास 190.961। दुरुस्त। अब इसको प्लेस कीजिए जनाब। अब आपकी कहानी आगे बढ़ती है। अब आप लस्सी की कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि लस्सी इसके बगैर चल ही नहीं सकता था ना, जब तक इसको पता नहीं चलता कि मेरी इंस्टॉलमेंट्स क्या। लस्सी कैसे आगे बढ़ सकता था। मैं कहूंगा कि यहां तक पहले अपनी डाइजेशन ठीक कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। जी, PVIF कहां से आया वो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। ये देखें जी, आप कहां पर है ये PVIF टेबल। PVIF यहां पर आप देखिए, फॉर्मूला भी है, बिल्कुल है। आप PVIF का टेबल ले लेना। कितने पर ले रहे हैं? 15% पे ले रहे हैं। मैं 15% पे 5 साल का आप ले रहे हैं, ये बनता है 15% पे 5 साल का 3.352। ठीक है। PVIF का टेबल है ये। फॉलोड ले जी भाई। ऑनलाइन बच्चास ईमान, उसामा, शाजेब, उस्मा, जी बेटा जी, समझ आ रही हैं बातें? तो आप उसको उसी वक्त कर लेते हैं ना। हाँ, आप देख लेते हैं मैक्सिमम क्या होगा, आप लोग अमाउंट बच जाएगी, नहीं देंगे। ठीक है ना, जैसे गारंटी की रकम आखिर में बराबर बच जाएगी ना। आपने गारंटी जो किया होगा आखिर में बच जाती है ना, इसी तरह से इसकी भी आखिर में बच जाएगी। क्योंकि पेनल्टी भी तो आपको पड़ेगी ना जब आपका एंड हो जाएगा, काम टर्मिनेट हो। लेकिन कब देने हैं? कैश आउटफ्लो कब होना है? आखिर में होना है ना, तो आखिर में जाके बचेगी ना। वो मैं वर्किंग दिखा देता हूँ। सर ये जो हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट निकाली 24859, जी, सर ये हम 15% पे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उसका IRI 15% है, ये बात है। लेसी की अकाउंटिंग नहीं कर। जी, सर हम लसानी लिमिटेड लेसी की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना। तो बेटे एक बात याद रखिएगा कि ये जो गारंटीड और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जब वहां पर कर रहा है ना वो लेसोर इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए, तो वो अपने परसेंटेज से करेगा, IRI से करेगा। और लेसी भी जो है अगर उसको IRI मालूम ना हो तो IBR अप्लाई करता है। ये बात बहुत अहम है, इसीलिए उसने यहाँ पर लिखा है इट इज प्रिज्यूम्ड टू बी नोन बाय लासानी। जब उसने कह दिया इट इज नोन बाय लासानी, तो जो लेसोर के साथ रिलेशनशिप वाली कैलकुलेशंस हैं वो तमाम 15% पे होंगी। आई रिपीट,
when IRI is known to lessee, then all the transactions between lessor and lessee would be discounted at IRI. IBR पे नहीं होंगी, फिर वो IBR पे वो डिस्काउंट होंगे जिनका ताल्लुक लेसोर के साथ नहीं होगा, लेकिन लीज के साथ होगा ताल्लुक। उसका ताल्लुक लीज से जुड़ता है, लेसोर से नहीं होगा, वो IRI पे, फिर वो IBR पे जाएंगे। फिर हाँ, तो फिर आप IRI नहीं कम्युनिकेट, फिर IBR पे करेंगे। फिर आप जो लेसी के बुक्स में कर रहे हैं, तो अभी आप लेसोर के बुक्स में इंस्टॉलमेंट मालूम कर रहे हैं, तो लेसोर को तो पता है उसका IRI क्या है। ठीक है ईमान? जी सर। गुड गुड। अच्छा जी, अब हमारे पास इंस्टॉलमेंट आ गई। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आप आ जाए जी लेसी के, मैं वर्किंग्स लेसी की ROU मैंने कैलकुलेट करना है। अब ROU कैलकुलेट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पहले मैं देखूंगा क्या है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट 640 हमने वर्कआउट कर लेंगे। 640.14 ये यहां पर 640.14 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। ओके, अच्छा जी, अगली बात, IDC ऑफ द लेसी, जो उसकी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है। अब अगेन उसको चूंकि IRI मालूम है तो IRI पे करेगा ना। IBR तब यूज करेगा अगर IRI मालूम नहीं होगा। ये बहुत अहम नुकता है। किसकी? वो तो इंस्टॉलमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने डाल लिया ना कि नहीं, हमने देखो बेटे, भूल रहे हो आप। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स क्या है? सुनो 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 सुनो, माइनस की है आप यही तो वर्किंग नहीं देख रहे। आपने क्यों माइनस की है? क्योंकि यहां पर आप इस वाली को देखो जरा प्लीज बेटे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GRV एंड UGRV मिल के NIL बनती थी। तो मैंने जब NIL में से उसको माइनस किया तो मैं तो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पर, मैंने तो नहीं डाली हुई उसमें। फॉलो कर गए ना, उसमें तो नहीं है ना, वो प्योर में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट पे हूं। फॉलो, ये बहुत अहम नुकता है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट हमारे पास ये मौजूद, IDC गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग जो इसका। अब यहां पर बड़ा अहम एक और पॉइंट आता है कि यहां हम 10% पे लेंगे इसको। क्यों? ये वो बात है जिसको कि मैं कल आपसे डिस्कस कर रहा था। अगर तो इंडिपेंडेंट ऑफ द लीज कोई ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ द लीज, उस पे आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे लेंगे। लेकिन अगर किसी का लीज से ताल्लुक कायम होता है लेकिन लेसोर के साथ ट्रांजैक्शन नहीं है, तब वो IBR पे आएगी। लीज में शामिल है या लीज से उसका ताल्लुक कायम होता है लेकिन लेसोर के साथ ट्रांजैक्शन नहीं है, नॉन लेसर ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द लीज जो है वो IBR पे जाएगी। अब उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल या मार्केट रेट ऑफ रिटर्न वगैरह साइड पे। बात क्लियर? तो वो आपका 1.1 पे आपको 5वें साल की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी 62.9। ये अब आपका ROU बन गया 772। अब आप इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करें जो कि ये आपको नजर आ रही है इस, ठीक है। ROU एसेट आपका डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, कैश क्रेडिट एंड प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। अच्छा, जो बात ये वाली और ये दोनों मिलके आपकी लीज लायबिलिटी बन रही है।
जो कि पेएबल टू लेसोर है। यही दो अमाउंट्स पेएबल टू लेसोर है ना। जो आईडीसी है वो तो कैश में आपने पे किया, और जो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग है वो लायबिलिटी आपकी इंडिपेंडेंट एक लायबिलिटी है। लीज्ड एसेट को इंस्टॉल किया और उसको डिसमेंटल करने, ठीक है। ये अकाउंटिंग एंट्री अच्छी तरह से ज़हन नशीं कीजिएगा कि हमने एसेट को डेबिट करके लीज लायबिलिटी को क्रेडिट करना, प्लस अगर कैश दिया और कोई एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही फिर डिसमेंटलिंग। अब उसके बाद सीधी सीधी अकाउंटिंग एंट्री हो जाती है, फाइनेंशियल चार्जेस और लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। अब आपका जो कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है वो किस अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है? जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आपने बनाई थी 190 की, ये 190 की आपने जो इंस्टॉलमेंट यहां पर निकाली थी, ये 190। इस अमाउंट से आपका कैश क्रेडिट हो रहा है, लीज लायबिलिटी फाइनेंशियल चार्जेस। अब ये लीज लायबिलिटी फाइनेंशियल चार्जेस यहाँ पे लीज टेबल आप देख लीजिए, ये आपकी लायबिलिटी 650, जो यहां आपने लीज लायबिलिटी 650 की बनाई, ये लीज लायबिलिटी 650। अब इस लीज लायबिलिटी में आपकी ये इंस्टॉलमेंट पे होगी, इस पर IRI पे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा, ये ऐड करके इसको इसमें ऐड करें, ये माइनस करें, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट आपने कैसे कैलकुलेट किया? इसमें से आपने इसको नेट किया तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। ये बात आपने सीखी की पहले भी। अब आप ये देखिए ना, जो मैं कह रहा था कि लास्ट में बच जाएगी, ये जो आपने गारंटी की थी आखिर में पे करनी है ना। इसी तरह से अगर बार्गेन परचेज होगी तो वो भी आखिर में पड़ी हुई होगी यहाँ इस जगह पे, ठीक है, क्योंकि आखिरी पॉइंट पे आपने पे करना है। जब होता है ना तो उसको स्टैक कर देते हैं इंस्टॉलमेंट की, उसमें पेमेंट। तो वही इंस्टॉलमेंट आखिरी आपकी जो पे होगी यहाँ पर, तो इसमें आप असल में जब 20 पे कर दोगे तो बात खत्म तो हो जाएगी ना, फिर जीरो हो जाएगा, फिर ऐसी सूरत में नील हो जाएगा। आपने गारंटी उसे किया है कि अगर उस वक्त वो कहे जनाब इस एसेट पे आपने एक गारंटी किया था ये भी पैसे दो, अब उसको नहीं मिल रहा ना, अगर बात उसने असल में अपना रिस्क कवर किया। ये गारंटी से देना नहीं बाकी अगर एसेट खराब हो गए तो उसको कम से कम 20 लाख। तो अगर देखो मेरी बात सुनो, पेनल्टी कब होगी? टर्मिनेशन पेनल्टी जब टर्मिनेट होगा। इसी तरह से रेजिडुअल वैल्यू जो गारंटी किया वो कब लेगा? जब उसको उतने में नहीं बिक रहा होगा वो एसेट, अदरवाइज नहीं लेगा आपसे वो। इसलिए तो आपने यहाँ पर लायबिलिटी में रखा है, जब नहीं लेगा तो रिवर्स हो जाएगी। अगर 15 लाख बिक रहा हो तो 5 टोटल। दोबारा बोले। अगर 20 लाख की गारंटी दी है तो 15,000 का सब है। हाँ, तो आपसे 5 मांगेगा, बाकी रिवर्स हो जाएगी अब, ठीक है। हाँ, अप टू 20,000 वाली बात। तो आपने उसकी एक तैयारी अपने पास रखी है, अगर देने पड़ गए तो ये इस तरह से पेनल्टी वाली बात है। अगर टर्मिनेट हो गया तो ये मैं पे करूंगा, नहीं टर्मिनेट हुआ तो बचत होगी, वापस आपकी रिवर्स हो जाएगी। वो IAS 8 के मुताबिक चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का इंपैक्ट आएगा, ठीक है। बात ग्रिप में आती है। उसके बाद फिर आखिरी मैच्योरिटी एनालिसिस आपको करना होता है। मैंने आपसे आगाज में कहा था कि मैच्योरिटी एनालिसिस जो होता है वो हमेशा नॉन डिस्काउंटेड लायबिलिटीज की जो इंस्टॉलमेंट होती है उस पे होता है, प्योर इंस्टॉलमेंट। अब आप देखिए, ये आपकी आप कर क्या रहे हैं कि अगले 1 साल अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर आपने कितना पे करना है? आपकी इंस्टॉलमेंट 190 की है ना, उसके बाद कितना पे करना है? यानी कि ये तो आपने पे कर दिया ना पहले, अगले साल में आपने ये पे करना है, और उसके बाद ऑनवर्ड्स 1 2 3
आपने पे करनी, जरा मल्टीप्लाई करें 190 को, ये कैलकुलेटर पे आए जरा, 190 964.06 इंटू 3 क्या आता है बेटा? नहीं, ये नहीं, वो मैंने बाद में वो अलग वर्किंग की हुई है, प्लीज ये बैलेंस शीट में नहीं आती, ये डिस्क्लोजर है। कितना है? 572,892 प्लस इसमें करें बार्गेन वाला, ये भी तो देना पड़ेगा ना। क्या आएगा? 592,892 ये आपकी अगले 5 सालों में। ये असल में एक हम ब्रेकअप बनाते हैं अपने दिमाग को बताने के लिए, यानी कि अपने यूजर्स को बताने के लिए कि भाई अगले साल, ठीक अगले साल मैंने इतना देना है, और उसके बाद अगले 5 सालों में इतना देना है, और उससे बाद अगले 5 सालों में इतना देना है, उससे बाद अगले 5 सालों में इतना देना है, जब तक लीज खत्म ना हो जाए। ये 3 साल के भी हो सकते हैं। IFRS 16 इस पे ये कहता है कि ये वाला ब्रेकअप आप अपनी जजमेंट पे बनाए कि आपको क्या सूट करता है। आप कहते हैं 7-7 साल का बनाना, 7-7 साल का बनाए, IAS कभी नहीं कहेगा कि आपने गलत किया। आप कहते हैं नहीं मैंने 3-3 साल का बनाना है, आप 3, लेकिन अगला 1 साल के बाद अगले 3 साल की ब्रैकेट्स लगाएंगे। IFRS कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 5 साल जरूर करें। IFRS 16 यहाँ पे ईयर्स फिक्स नहीं करता, लेकिन कहता है ये मैच्योरिटी एनालिसिस देना जरूरी है। नॉन डिस्काउंटेड लायबिलिटी। अब आ जाए आप करंट एंड नॉन करंट के ऊपर बैलेंस शीट में, वो मैंने ये बनाई है, वो बेटे उसका टोटल है, उसको तो वो टोटल कर दिया उसने, टोटल उसको तो छोड़ दे। अच्छा, अब आप आ जाए बैलेंस शीट के ऊपर। अब बैलेंस शीट में आपने राइट ऑफ यूज एसेट जो लिया हुआ है बैलेंस शीट में, उसकी डेप्रिसिएशन लेस करें, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। राइट ऑफ यूज एसेट 772 था ना, आपने 772 से डेबिट किया था राइट ऑफ यूज एसेट। ये इधर बैलेंस शीट, ये राइट ऑफ यूज एसेट 772, उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन ये मैंने उसकी अकाउंटिंग एंट्री की है। डेप्रिसिएशन डेबिट, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन क्रेडिट 154, 5 सालों पे डिवाइड किया, लेस ही किया, चल रही है अकाउंटिंग। रेजिडुअल वैल्यू 0, उसकी आपने 5 साल पे डिवाइड की, डेप्रिसिएशन बना ली, ठीक है। ये मैंने डेप्रिसिएशन की वर्किंग भी कर दी है। अब उसके बाद फाइनेंशियल चार्जेस की, जो ये कौन से फाइनेंशियल चार्जेस हैं? जो डिसमेंटलिंग के अनवाइंडिंग है, अनवाइंडिंग ऑफ डिसमेंटलिंग। अनवाइंडिंग ऑफ डिसमेंटलिंग, उसको अनवाइंड कर रहे हैं, 10% पे अनवाइंड होगी, क्योंकि 10% पे ली थी ना आपने, 10% पे अनवाइंड होगी, वो लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, फाइनेंशियल चार्जेस डेबिट हो जाएंगे। अब आप देखिए करंट नॉन करंट कैसे आपने इसका बनाना है। आप यहां तक पे कर चुके हुए हैं, ये आपकी लायबिलिटी बन रही है क्लोजिंग। अब इस लायबिलिटी में अगला प्रिंसिपल ये पे करना है आपने, ओके, और उसके बाद आपने ये प्रिंसिपल पे करने के बाद ये रह जाएगा, बस इतनी सी बात है। अगला प्रिंसिपल 107 जो है वो आपकी करंट लायबिलिटी में आएगा, और जो उसके बाद रह जाएगा वो आपका नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। इतना सा है, और कोई लंबा चौड़ा नहीं इसके अंदर, आपने ढूंढना इसको। प्रिंसिपल अमाउंट करंट लायबिलिटी में आएगी, फाइनेंशियल चार्जेस करंट लायबिलिटी में नहीं आएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप एट द स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो फिर फाइनेंशियल चार्जेस करंट लायबिलिटी में आते हैं कि पे नहीं किए हुए ना आपने, ड्यू हो गए पे नहीं किए। लेकिन अगर एट द एंड कर रहे हैं आप उसकी पेमेंट, तो आप तो ड्यू हुआ पे कर दिया पिछले साल वाला, तो अगले साल वाला फाइनेंशियल चार्जेस अभी ड्यू ही नहीं हुआ, इसलिए वो करंट लायबिलिटी में नहीं आएगा। सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट आएगी करंट लायबिलिटी में 107, और बाकी 449 जो है वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी। और ये जो उसकी अनवाइंड होने के बाद, क्योंकि अनवाइंडिंग का एक्सपेंस आप यहां दिखा चुके हैं ना प्रॉफिट लॉस में,
प्रॉफिट लॉस में डेप्रिसिएशंस भी दिखा चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन लीज भी दिखा चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन लीज आप यहाँ पर देखें, ये वाला इंटरेस्ट ऑन लीज एक्सपेंस। बेटे ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है और इसके अंदर लेसोर भी कवर हो जाता है, लेसोर की तमाम टेक्निकल कैलकुलेशंस कवर हो जाती है इसमें, और लेसी भी सारा कवर हो जाता है। प्रेजेंट वैल्यूज के बखेड़े भी इसके अंदर सारे कवर हो जाते हैं, डेप्रिसिएशन कवर हो जाता है, डिसमेंटलिंग वाली प्रोविजन कवर हो जाती है, मैच्योरिटी एनालिसिस आ जाता है, करंट नॉन करंट आ जाता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत तवज्जो से आपने सॉल्व करना है। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे जी। थैंक यू वेरी मच।